नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम लास्ट टाइम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लग रहा था और वर्क एनर्जी को इन्वॉल्व करके बहुत बेहतरीन किस्म के सवाल कर रहे थे, है ना। और उसी कड़ी में 2 सवाल आपको होमवर्क दिए थे, वो मैंने लिख दिए हैं। उन्हीं से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट किस्म के सवाल, खास करके स्प्रिंग और ब्लॉक के कॉम्बिनेशन वाले सवाल आज देखेंगे। देन फिर ये खेला खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाली क्लास से अपन बातें करेंगे इम्पल्स की, है ना। तो इम्पल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से इम्पल्स के बारे में ज्ञान लेंगे 1-2 क्लास। फिर बात करेंगे कोलिजन्स की, और कोलिजन के खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छे डेप्थ में अपन कोलिजन को पढ़ने वाले हैं। और देन उसके बाद अपन बात करेंगे वेरिएबल मास वाले सवाल, रॉकेट ये वो, और फिर उसके बाद अपना ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अपन फिर शुरू करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। खैर, तो इन सवालों से खेला शुरू करते हैं। सवाल पहला था कि 2 ब्लॉक दिए हुए हैं और रफ्तार उनकी दी हुई है, और इनिशियली जो नेचुरल लेंथ में है क्या है, ये वाली स्प्रिंग कहाँ है, ये नेचुरल लेंथ में आपसे पूछा गया था कि इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन क्या होगा, और जितना इलोंगेशन होगा उतना ही कंप्रेशन होगा। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल क्या किया गया, 6 kg और 2 kg की 2 बॉल को एक रॉड से, मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है, और एक 4 kg वाले को रफ्तार दिया 10 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा कि इसकी मोशन का एनालिसिस कीजिए, है ना। इसका एनालिसिस करने का बोला गया है। हो लंबाई दी है क्या? नहीं, अगर लंबाई नहीं दी है 6 और 4 kg के बीच में, तो अभी ले लीजिए। मान लो कि ये वाली लंबाई क्या है, 5 मीटर है। मान लो कि क्या है, 5 मीटर है ये वाली लंबाई। पहला और दूसरा, मुझे लगता है दूसरा सवाल पहले करते हैं। सेकंड वाला सवाल मैं पहले कर रहा हूं, फिर मैं फर्स्ट वाले सवाल पे जा रहा हूं, अब आप ध्यान से देखिएगा। तो क्या चाहता हूं मैं, हाँ, सेकंड वाला सवाल से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 6 kg और 4 kg को मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है और इसको रफ्तार दे दी 10 मीटर पर सेकंड। अब आप बताइएगा कि होगा क्या। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक डंबल स्ट्राइकर रखा हुआ और इसको ऐसे धक्का दे दिया तो ये आगे हो जाएगा, लेकिन ये घूमने भी लग जाएगा। क्या बोलते हो, है कि नहीं यार? तो ये घूमेगा भी और चलेगा भी, दोनों कांड होंगे। तो आप तो टेंशन में आ जाएंगे कि भैया ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, सीटीआर टाइप का माहौल बनेगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। हम जानते हैं कि सीटीआर की स्टडी की जा सकती है, सेंटर ऑफ मास वगैरह की हेल्प लेने से थोड़ा चीजें आसान हो जाती है। तो मैं पहले पता कर लेता हूँ सेंटर ऑफ मास कहाँ है। सेंटर ऑफ मास जो है 6 kg की साइड में थोड़ा ज्यादा होगा। हो माना कि ये वाली दूरी क्या है, ये L1 है, ये L2 है। तो मेरे लिए जो L1 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 kg डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी 10 kg इंटू आपका आ गया 5, यानी कि ये हो गया 2 और ये हो गया है 4/2 इज 2 मीटर, यानी कि ये वाली दूरी मेरे लिए कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। तो बची कुछ L2 क्या हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है इसकी रफ्तार क्या होगी, COM की रफ्तार क्या होगी। मैंने कहा COM की रफ्तार उधर की तरफ होगी, कितनी होगी, आप बोलिएगा 4 × 10 डिवाइडेड प्लस 6 × 0 डिवाइडेड बाई 6 + 4 क्या हो गया है, 10 हो गया है। तो कितनी आ गई है, 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार आएगी। किसकी, 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार आएगी अपने पास सेंटर ऑफ मास की। किधर, उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, क्या सेंटर ऑफ मास की रफ्तार में कोई परिवर्तन होगा? मैंने कहा नहीं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है हमारे सिस्टम पे। अच्छा, ऐसा बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाकी वर्टिकल में नॉर्मल ने mg को बराबर कर रखा होगा। अच्छा, अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो मुझे क्या लगेगा, मैं तो रुका हुआ हूं। ओहो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, ये है मेरा 6 kg, ये है मेरा 4 kg, और यहाँ है मेरा सेंटर ऑफ मास, ये COM, ये वाली दूरी है 2 मीटर, ये वाली दूरी है 3 मीटर। मेरी रफ्तार है इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और अगर आप ध्यान से देखें, मैंने अपनी रफ्तार को उल्टा करके देखा, यानी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास मुझे क्या लगा, मैं रुका हुआ हूं, और 3 kg की रफ्तार क्या लगी, 4 kg की रफ्तार मुझे क्या लगेगी, 10 उधर की तरफ है, मैंने 4 उल्टी करके दी, तो इसकी रफ्तार इधर की तरफ मेरे लिए हो जाएगी 10 - 4, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड मुझे लगेगा कि इतनी है।
और मुझे इसकी रफ्तार क्या लगेगी 6 kg की, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 है, लेकिन मैं खुद 4 से जा रहा हूं तो मैं अपनी रफ्तार को उल्टा करके दूंगा तो मुझे ये इधर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा 4 मीटर पर सेकेंड। और मुझे क्या लगेगा, अपन तो रुका हुआ, अपन तो रुके हुए हैं, ओ ये मेरे रेस्पेक्ट में ऐसे है तो ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है मेरे रेस्पेक्ट में, है ना। मेरे रेस्पेक्ट में कैसे घूम रहे हैं दोनों, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, और मैं खुद वैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे जा रहा हूं 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप समझिए कि रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में मतलब वो सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये लोग घूम रहे हैं। इनका अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कोई बोले कि भैया यहाँ पे टेंशन क्या है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, जैसे आपको ओमेगा निकालने का बोले, मान लो कि हमें ओमेगा निकालना है, तो आप यहाँ पे बैठ गए, आपकी रफ्तार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है 4 है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है 4 है, और ये वाली रफ्तार आपके लिए कितनी, आपके रेस्पेक्ट में क्या है 6 है भाई साहब। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ओमेगा निकालते हैं, ओमेगा क्या होता है v परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाई बीच का दूरी r, होता है कि नहीं होता है यार कैपिटल R। v परपेंडिकुलर रिलेटिव क्या है, देखिए जरा ध्यान से, इसकी 10 थी, इसकी 4 थी, रिलेटिव कितनी आ गई है 6 आ गई, ये मैंने रिलेटिव ही लिखी है, डिवाइडेड बाई बीच का दूरी कितना है 3 है, ये क्या आ गया है 2 रेडियन पर सेकेंड। ओ सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा तो आपको ओमेगा की भी वैल्यू क्या होगी, रिलेटिव रफ्तार आपकी 4 आ गई है, बीच की दूरी 2 है, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो सेम ओमेगा से मतलब जो है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं मस्त एकदम बन्नाट तरीके से, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर कर रहा होगा, उसका रेडियस होगा 2 मीटर, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये जो है अपना 4 kg वो भी सर्कुलर कर रहा होगा और उसका रेडियस होगा 3 मीटर, और सेंटर ऑफ मास खुद ही उधर चलता रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग नहीं रहा है। अच्छा, एक और चीज पूछी होगी, हमने इतना एनालिसिस कर दिया, बाकी और ज्यादा डेप्थ में सीटीआर की और ज्यादा टेक्निकलिटीज कहां पढ़ेंगे, जब अपन ऑफिशियली सीटीआर नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स में। लेकिन फील आपको यहां से आना शुरू हो गई है, ओहो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास में बैठने का फायदा होता है, इसलिए सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपसे कोई बोले कि यहाँ की टेंशन बताइए, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अगर आप जानते हैं कि आपके रेस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, सर्कुलर कर रहा है ना, और उसकी रफ्तार क्या है 6 है, या ओमेगा क्या है 2 रेडियन पर सेकेंड है, तो टेंशन क्या होगा T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, होगा कि नहीं होगा यार, सर्कुलर कर रहा है, तो टेंशन की वैल्यू आ गई आपके पास, m की वैल्यू क्या है इसकी 4 है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 है, स्क्वायर किया तो क्या हो गया 4 आ गया, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 3, r की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये वाली वैल्यू आपके लिए हो गई है 16 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 6×3=18 48 न्यूटन। लोग बोलेंगे यहाँ से क्यों निकाला, यहाँ से भी तो निकाल सकते थे, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले सर्कल के लिए बात करें तो T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, m की वैल्यू क्या है 6 kg है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 है, स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4 आ गया, इनटू क्या है आपका r है, r इसका कितना है 2 है, यानी ये कितना हो गया 24 इंटू 2 यानी कि 48 न्यूटन का टेंशन रहेगा। और ये सेम रहेगा, टेंशन तो सेम रहेगा क्योंकि अपना धागा मतलब जो रॉड है वो कैसी है मासलेस रॉड है, कैसी है मासलेस रॉड है, तो उसमें टेंशन तो सेम रहने वाला है। ये भाई साहब तो एक थोड़ा सा आइडिया लगा क्या आपको कि भैया सीटीआर करते हुए आगे जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा होगा, उसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे तो वो ऐसे जा रहा होगा, और उसके रेस्पेक्ट में इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ऐसे है ना। और ज्यादा डेप्थ में अपन इनकी बातें कहां करेंगे, सीटीआर पढ़ेंगे। तो ऐसे मन में एक सवाल आपको दे दिया, लौट के अपन यहाँ पे आते हैं अपने इस वाले सवाल पे। उम्मीद है कि आपके भेजे में ये बातें उतरी होगी। चलिए भाई साहब तो बढ़ते हैं अपने इस वाले सवाल पे। ये सवाल आपसे मतलब आपने ट्राई किया होगा, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला सवाल आपने ट्राई तो किया होगा कि भाई कैसे इसको कर सकते हैं। मास्टर ने आपको हिंट दिया था, भैया यार मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन वाले सवाल आए कि मैक्सिमम हाइट वाला था। तो अपने एक बात की थी कि यार जो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें तब्दील हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में, तब मैक्सिमम हाइट आई थी। मैंने वहां पे मेथड 2 में बताया था, कहां पे एक सवाल किया था थोड़े लास्ट वाली क्लास में किया था ना,
अरे ब्लॉक था, उसको ऊपर की तरफ ऐसे फेंका था और आपसे पूछा था कि मैक्सिमम हाइट रेज कितनी आएगी, 4 मीटर आंसर आया था, है ना। तो वैसे ही किसी तरीके से अपन ये करते हैं, अपन बैठ जाते हैं सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास m1 m2 मान लो कि कहीं यहाँ पे है, इसकी रफ्तार मान लीजिए क्या हो गई है, VCOM हो गई है। क्या हो गई है, VCOM हो गई है। VCOM की वैल्यू क्या होगी, कोई भी अंधा आदमी बोल देगा भाई साहब कि m2 इंटू V0 प्लस क्या आ जाएगी, m1 इंटू 0 दैट इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही आएगी कि नहीं आएगी यार, उधर की तरफ जा रहा होगा सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा हाँ, हमें क्या चाहिए होता है, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रफ्तार पता कर लेते हैं। m2 और m1 की रफ्तार किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की रफ्तार को उल्टा करके इसको दिया तो m1 की खुद की रफ्तार 0 थी, तो इसकी रफ्तार इधर की तरफ क्या आ गई है, m2 V0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ओ हो, सेंटर ऑफ मास की इतनी रफ्तार से ये VCOM जा रहा है। VCOM ने अपनी रफ्तार को उल्टा करके इसको दिया, तो ये इधर की तरफ कैसे जा रहा था, V0 से इधर की तरफ कैसे जा रहा था, V0 से जा रहा था। इसने अपनी रफ्तार को उल्टा करके दिया, तो ये वाली रफ्तार क्या हो जाएगी, इधर की तरफ V0 माइनस, ये वाली रफ्तार उल्टा करके दिया ना, VCOM की ये वाली रफ्तार को उल्टा करके दिया, तो माइनस ऑफ m2 V0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होगा कि नहीं होगा यार। अब आप ध्यान से देखो तो यहां से आ गया V0 m1 प्लस m2 V0, तो वो कट गया, तो नेट रफ्तार इधर की तरफ क्या आ गई है, नेट रफ्तार आ गई है m1 V0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 V0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में किसकी रफ्तार है, m2 की। ये रफ्तार किसकी है, मैंने कहा m1 की है। किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। और मास ने बोला था कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम COM पे बैठे हो तब आपको कितनी काइनेटिक एनर्जी लगेगी, तो आप बोलिएगा भाई साहब कि 1/2 m1 रफ्तार आपको लग रही है इतनी, तो इसका स्क्वायर यानी कि m2 V0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। प्लस आपके पास आएगा 1/2 मास है आपके लिए m2, मास है आपके लिए m2। रफ्तार क्या है, रफ्तार है m1 V0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई है, कहां से आ गई है, ये सेंटर ऑफ मास की फील्ड से आ गई। मेरे को बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो अगर पूरी की पूरी किसमें तब्दील हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में, तभी अपने को मैक्सिमम इलॉन्गेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन मिलता है। तो ये एनर्जी किसमें तब्दील हो जानी चाहिए, पूरी की पूरी हाफ के एक्स मैक्स के स्क्वायर में होगी कि नहीं होगी यार, हाफ के एक्स मैक्स के स्क्वायर में। मैंने कहा अच्छा ऐसा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक्स मैक्स क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन या फिर मैक्सिमम इलॉन्गेशन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए जो वैल्यू आ रही है 1/2 तो यहाँ कैंसिल हो गया है। और क्या करेंगे भाई साहब, कुछ कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, हाँ m1 प्लस m2। यहां से ध्यान से देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने लिए k को इधर ले आएंगे, एक्स मैक्स निकालना है। ये आ गया अपने लिए क्या है, ये आ गया है m1 m2 का स्क्वायर V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और यहां से आपके लिए आ जाएगा m2 m1 का स्क्वायर V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये तो यही लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू k x max का स्क्वायर, k x max का स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो k को तो मैंने इधर ले आया, तो ये हो गया 1/k, ये हो गया है 1/k। और कॉमन क्या आ रहा है, मैंने कहा कॉमन यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो m1 प्लस m2 का स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, और क्या आ रहा है, अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहां आ रहा है आपके लिए, ध्यान से आप देखिएगा तो यहां है m1 m2 V0 का स्क्वायर,
m1 m2 v नॉट का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू भी आपके लिए कॉमन आ रही है, m1 m2 v नॉट का स्क्वायर। अंदर क्या बच जाएगा, एक यहां से m2 बच जाएगा, यहाँ m1 बच जाएगा, यानी ये पूरा जो अंदर की तरफ कार्यक्रम बन जाएगा वो आएगा m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो बचा क्या है आपके पास, बचा है आपके पास x मैक्स का स्क्वायर। x मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके लिए है m1 m2 है ना, आपके लिए है वो है m1 m2 इंटू v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 के m1 m2 मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और इसका क्या कर देंगे, इसका रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेसिकली x मैक्स। हमें क्या मिल जाएगा, x मैक्स मिल जाएगा, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन मिल जाएगा। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप ध्यान से देखें तो x मैक्स आपने निकाले, इसमें कोई दोहराए वाली बात। अगर जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लो कि मैं k को इधर नहीं ला रहा, हाफ को भी काट नहीं रहा, अगर मैं मान लो कि भाई k को इधर नहीं ला, मैं चाहता हूं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, जस्ट मैं वो वाली एक्सप्रेशन देख रहा हूं, बाकी तो सॉल्व करके आपने निकाल लिया। तो मेरे लिए क्या आता, 1/2 कॉमन आता। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास 1/2 कॉमन आ जाता। मैं इसको 1 को काट नहीं रहा, 1/2 को कॉमन ले लिया है। मैंने कहा ठीक है, m1 m2 v नॉट का स्क्वायर कॉमन आता। नीचे मैंने कहा m1 प्लस m2 का स्क्वायर कॉमन आता। मैंने कहा हाँ, और अंदर क्या रह जाता, यहाँ पे रह जाता m2 और यहाँ क्या रह जाता m1। ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इससे ये कट गया है, तो क्या वैल्यू आ रही है, 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v नॉट का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ रहा है रिड्यूस मास। ये क्या आ रहा है, रिड्यूस मास b। और ये वैल्यू क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये दोनों की क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, v2 माइनस v1, तो v नॉट माइनस v1 आ गया है। यानी कि ये जो है आपका v रिलेटिव जो है वो है आपका v2 माइनस v1, दैट इज इक्वल टू v नॉट माइनस 0, ये है v नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये v रिलेटिव का स्क्वायर। क्या आ गया है, v रिलेटिव का स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम COM का 1/2 रिड्यूस मास इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर। सीधा काइनेटिक एनर्जी आप लिख लेंगे, सीधा काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे एक लाइन में, तो इसको इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे, तुरंत आपको एक लाइन में आंसर आता हुआ दिखाई देगा। आप बोलोगे इतना क्यों कर रहे हो, क्या कोई फायदा होता है। मैंने कहा ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल जो है, कौन सा वाला, ये वाला सवाल हमने लास्ट वाली क्लास में बात की थी कि ये है अपना 4 kg। ये क्या है अपना 4 kg। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे है अपना 1 kg, इसको रफ्तार दे दी हमने 10 मीटर पर सेकेंड, इसको रफ्तार क्या दी हमने 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1/2 म्यू आपका क्या हो जाएगा 1 into 4 डिवाइडेड बाई 5, दोनों का सम आ गया। रिलेटिव स्पीड बताइए भैया, रिलेटिव ये 10 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 10 है और ये 0 है, तो 10 माइनस 0 यानी कि 10 माइनस 0 ये तो रुका हुआ है, तो 10 माइनस 0 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आ गई। दैट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होना चाहिए, mgh, तो 1 into 10 into हाइट जो है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू अपने पास आ रही है 2/5 इंटू क्या आ गया 100, दैट इज इक्वल टू 10 into h। तो ये आपका कट गया 10 और ये 10 से 2, यानी कि h की वैल्यू क्या आ रही है 4 मीटर आ गई। एक लाइन में आपको आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट आपने काइनेटिक एनर्जी लिखी, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। 1 kg की हाइट बढ़ेगी तो 1 mgh, उसको कर दिया एक लाइन में, उसने को आंसर तक पहुंच गए। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भैया
सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें तब्दील हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, तब हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तब हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम हाइट मिलेगी। यहाँ पे जब है, यहाँ पे हमने बात की सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में जो दोनों ही ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी आई थी, जब वो पूरी की पूरी किसमें तब्दील हो जाए, हाफ के एक्स स्क्वायर में, तब हमें इस स्प्रिंग में होने वाला मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन मिलेगा। स्प्रिंग यहां से और यहां से बनती हुई है लाला। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट जो है आप आराम से लिख लीजिए, पूरे बोर्ड को लिख लीजिए। अपन बनाते हैं एक नया सवाल। अब अपने आगे के लेक्चर में स्प्रिंग, दो ब्लॉक रहेंगे, एक स्प्रिंग रहेगी, पूरी पीएचडी करेंगे भाई साहब कैसे कैसे सवाल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो खेला तुरंत शुरू करते हैं, खेला तुरंत शुरू करते हैं। मान लो कि मेरे पास दो ब्लॉक है, मान लो कि मेरे पास दो ब्लॉक है, तुरंत बैठ जाओ भाई साहब। हा 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 हा। बैठ जा बाबू ना खा। मान लो कि मेरे पास दो ब्लॉक है और उनकी रफ्तार मेरे को दे रखी है इसको मान लो कर लिया मैंने 1 kg और इसको मैंने कर लिया 2 kg। ये वाली रफ्तार दे दी मैंने 10 मीटर पर सेकेंड मान लो, और इस वाले को मान लो कोई रफ्तार दे दी, इसकी रफ्तार 0 है इनिशियली। के की वैल्यू मान लो कि मैंने दे दी है आपको 100 न्यूटन पर मीटर। सवाल है फाइंड एक्स मैक्स, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन या इलॉन्गेशन बताइए। तुरंत बताइए भाई साहब, तुरंत बताइए कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, तुरंत बताइए अपने कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। 1 kg 2 kg 1 kg एंड 2 kg का ये आपके पास ब्लॉक्स हैं और रफ्तार आपको दी हुई है इनिशियली। आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन। आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन तब आता है जब सेंटर ऑफ मास की रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है थी पहले, वो पूरी की पूरी किसमें तब्दील हो जाए, वो पूरी की पूरी किसमें तब्दील हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में। तब जो इलॉन्गेशन आएगा वही हमारे लिए क्या होगा, मतलब वही जो कंप्रेशन आएगा वही हमारे लिए क्या होगा, मैक्सिमम इलॉन्गेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार पता करना। किसकी रफ्तार पता करना, सेंटर ऑफ मास की। देखो कितनी होगी, 2 into 10 2 into 10 प्लस 1 into 0 डिवाइडेड बाई 3 kg। तो ये वैल्यू आ रही है आपके लिए, ये वैल्यू आ रही है आपके लिए 20/3। क्या आ रही है, 20/3 आ रही है। अच्छा ऐसा, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अपन पता कर लेते हैं दोनों की रफ्तार। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी रफ्तार क्या आ रही है। अच्छा डायरेक्ट अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वैसे बताओ क्या पता करूं तो दोनों का। फिर मैं हाफ mv² प्लस हाफ mv² लिखूं। क्या मैं ये नहीं जानता कि 1/2 म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, इतनी आएगी काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कितनी, क्या आएगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। जब वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी तब तो मुझे मैक्सिमम इलॉन्गेशन मिलेगा। मैंने कहा हाँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1/2 म्यू अपना क्या है, मैंने कहा म्यू है अपना 1 into 2 डिवाइडेड बाई 3। वी रिलेटिव मैंने कहा एक रुका हुआ है, चल रहा है, 10 ही आ जाएगा, यानी स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ के इज 100 एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर कर दीजिए भाई साहब। 1/2 से 1/2, 100 से 100 चला गया। अरे ये क्या हुआ, एक ही लाइन में मेरे पास एक्स मैक्स आ गया 2/3 मीटर। ये आ गया भाई साहब, ये हो गया। हम बोल रहे हैं भाई साहब कि इसका मैक्सिमम इलॉन्गेशन जो होगा वो 2√2/3 मीटर होगा। हम पक्का बोल रहे हैं इसमें। लोग बोलेंगे हम कैसे मान ले भैया, ये जो निकाला है ठीक है। तो क्या मैं एक और तरीके से इसको बताऊं, ये मैंने कहां से किया है, मैंने कहा ये COM का उपयोग करके किया है। लोग बोलेंगे क्या ग्राउंड फ्रेम से भी यही आंसर ला के दिखा सकते हो, तो हम माने। मैंने कहा भाई ग्राउंड फ्रेम से मैं इतना जानता हूं, ग्राउंड फ्रेम से करते हैं, ग्राउंड से करके दिखाते हैं आपको। ग्राउंड से भी किया जा सकता है सवाल। ग्राउंड से मैं ये जानता हूं कि दो स्प्रिंग है, ये है मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन तब आता है जब रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों ब्लॉक की 0 हो जाती है। तो बोलेगा कहां पढ़ा था, मैं बोलूंगा काइनेमेटिक्स में तूने पढ़ा होगा।
सॉरी एनएलएम में एक सवाल में पढ़ा होगा, एनएलएम में एक सवाल में पढ़ा होगा कि दो ऐसे ब्लॉक ऐसे लगा रखे हैं, एक स्प्रिंग के एंड पे स्प्रिंग आलसी होती है, नोट का पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में हमने वहां पे सवाल पे बातें की थी। एक स्प्रिंग है, दोनों एंड पे ब्लॉक लगे हुए हैं और फोर्स लगा रहे हैं। स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन तब आता है जब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ब्लॉक की क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दोनों ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए तो मतलब दोनों की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रफ्तार क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये बातें हमने की थी, अरे की थी यार, एक डेरिवेशन भी किया था। खैर अपन उस पे भी आएंगे। वैसे वाले सवाल उसमें फोर्सेस लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे, फोर्स लगाया गया था, फोर्स वाला सवाल। अरे मैं यहाँ पे फोर्स लगा दूंगा, आपसे पूछूं मैक्सिमम इलॉन्गेशन क्या होगा, मैंने कहा वैसे वाले सवाल भी कराएंगे। वेराइटी टाइप नंबर 1 की बात कर रहे हैं, अगर रफ्तार दी हो तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन कैसे निकालना है। अच्छा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं कि रिलेटिव रफ्तार क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तब जैसे एट मैक्स इलॉन्गेशन, मान लो एट मैक्स इलॉन्गेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैक्स इलॉन्गेशन दोनों की रिलेटिव रफ्तार सेम हो जाएगी, यानी सॉरी रिलेटिव स्पीड वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रफ्तार मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम हो जाएगी। माना कि 1 kg v से इधर जा रहा है और यहां पे इसमें हो रहा है x मैक्स और 2 kg जो है 2 kg भी इधर v से ही जा रहा है। मैंने कहा लाला PI इज इक्वल टू P फाइनल मुझे लगाने से कोई नहीं रोक सकता सिस्टम के लिए ग्राउंड से। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। PI क्या था, 1 into 0 प्लस 2 into 10, यानी कि इधर की तरफ था क्या था, 20 था। दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल देखिए जरा ध्यान से, 1 into v उधर की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, 2 into v दैट इज इक्वल टू 3v। v की वैल्यू क्या है, 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड रफ्तार होगी। सॉरी जब इनका मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन हो। अब देख रफ्तार पता है, अब एक और चीज लगा सकता हूं मैंने PI इज इक्वल टू P फाइनल फर्स्ट लगाया, सेकंड में लगाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है, शुरू में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अब यहाँ पे लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ी कम हो गई होगी और क्या बढ़ गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी। अरे भाई एक्स इलॉन्गेशन हुआ है तो जो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी। तो भाई साहब एनर्जी इनिशियल मस्ट बी मैकेनिकल एनर्जी दैट मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी फाइनल। शुरुआत में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इनके पास है कि कितनी है, 1/2। मास क्या है लाला, 2। रफ्तार कितनी है, 10 है। स्क्वायर कर दिया भाई साहब, हाफ mv स्क्वायर। इसका हाफ mv स्क्वायर जीरो, हाफ के एक्स स्क्वायर जीरो, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/2 इंटू इसकी रफ्तार है आपके, इसका मास है 1, 1/2 मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, और स्पीड आपके लिए आ रही है 20, यानी कि ये 400/9 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 9, प्लस आपके पास क्या आएगा, मैंने कहा हाफ के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 100 है, के की वैल्यू क्या है, 100 है, एक्स मैक्स का स्क्वायर, एक्स मैक्स का स्क्वायर। अब अगर हमारा टारगेट क्या है, एक्स मैक्स निकालना है। मैंने कहा हाफ उड़ा दीजिए, सारे हाफ उड़ गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, खूबसूरत। और क्या करना है, मैंने कहा सारे 100 उड़ा दीजिए। ये 100 उड़ गया, ये 100 उड़ गया, ये 100 उड़ गया, ये एक उड़ गया। बचे क्या है, इधर 200 बच गए हैं, 200 बच गए। इधर क्या बचा है, इधर आपके पास बचा है 4/9 और इंटू प्लस 2, और ये अपना क्या बच गया, कैलकुलेशन गलत ना कर दूं बस में, 4/9 और ये हो गया है 8/9 है, 4/9 और ये हो गया है 4/9 और ये 8/9, हाँ 8/9 ठीक है। तो ये तो 12/9 हो गया, 12/9 है, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो 4/3 बच गया है। अच्छा, प्लस क्या बचा है, प्लस आपके पास है प्लस एक्स मैक्स का स्क्वायर है। मैंने कहा ठीक है, तो इसको इसमें से ले जाइए। 6 एक्स मैक्स जो है, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या, 1/2 हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो यहां से 100 का स्क्वायर था हमारे पास 1/2 200 दैट इज इक्वल टू एक्स मैक्स का स्क्वायर। एक्स मैक्स हमारे लिए क्या आ रहा है, 4/3। रफ्तार कितनी थी हमारे पास, 20/3 इज बेसिकली स्क्वायर इज अच्छा, यहाँ 100 का स्क्वायर नहीं है रे लाला, 10 का स्क्वायर है चंपकलाल।
100 नहीं है ना, ये पूरा ही 100 है, सॉरी 10 का स्क्वायर है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था तभी सोच जाएगी ऐसे गलत कैसे आ सकता है। अरे 10 का स्क्वायर करोगे 100 का स्क्वायर थोड़ी आएगा चंपकलाल, टोटल 100 आएगा, तो वो कट गया है, तो बचा कितना है, 2 ही बचा है। लो भाई साहब x मैक्स का स्क्वायर हो गया आपके पास 2 माइनस 4/3 जो कि 6 माइनस 4 आ गया है 2/3। वो ले ले, देख जरा देख क्या आया है, x मैक्स तेरे लिए आ गया है 2/3 मीटर। ये कहां से किया है, ग्राउंड की फ्रेम में किया है, थोड़ा लेंथी लगा है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये क्या है भैया, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तुरंत ये ध्यान रहेगा। तुरंत आ गया क्या भाई साहब, ओ तो कंसेप्ट क्या है, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास की फ्रेम की पहले के रेस्पेक्ट में, यानी सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी जब वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, तब अपने को मैक्सिमम इलॉन्गेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा। सवाल भले ही ऐसे वाले आए कि ऐसे स्प्रिंग वाले आए तुरंत कर लेंगे। ग्राउंड की फ्रेम में, मैंने कहा ग्राउंड की फ्रेम में जब दोनों ब्लॉक की क्या हो जाए, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाए, दोनों की सेम हो जाए, तब अपने को मैक्सिमम इलॉन्गेशन या फिर कंप्रेशन मिलेगा। उम्मीद है कि आपके भेजे में ये उतरा होगा। हम थोड़ा सा सवाल को चेंज मान लो कर दें, मान लो मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूं, 2 kg 4 kg, और इसको 10 मीटर ना देके मान लो कि मैंने इधर कर दिया आपको 10 मीटर पर सेकेंड, इसको कर लिया मैंने 2 kg, इसको मैंने कर लिया 4 kg। आप खुद सवाल सोल्व करें, है ना, खुद ही आप सवाल सोल्व करें। 2 kg कर दिया है, 4 kg कर दिया है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन बताइए। रफ्तार इसकी 0 है, इसकी क्या है, 0 है। गोली की रफ्तार से कीजिए, भले इस मेथड से कीजिए, भले इससे कीजिए, ये थोड़ा फास्ट है, तुरंत कीजिए और बताइए, आप खुद ही बताइए। हाँ, के की वैल्यू 100, हाँ ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड भी 0, हाँ तो सवाल बन गया नया, तुरंत इसको सॉल्व कर डालिए। इसको मैं मिटाता हूं, तब तक डेटा चेंज किए हैं बस। सवाल क्या है, फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन। वैरायटी नंबर 1, स्प्रिंग और ब्लॉक के कॉम्बिनेशन की वैरायटी नंबर 1। और आप समझ गए कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और उसको विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दोनों से भी निकाला जा सकता है। हाँ, तो टप कर दें क्या, मतलब ऐसा कि इसमें दोनों को ही रफ्तार दिया हो, क्या बोलते हो, है ना। मान लो कि इसको भी रफ्तार दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा करने में इजी रहे। मतलब मान लो कि मैंने इसको भी रफ्तार दे देते हैं। इसको मान लो कि मैंने रफ्तार दे दी इधर की तरफ, कितनी दे दी, इधर की तरफ देगी उधर की तरफ दें, जो आपकी मर्जी है इधर की तरफ ले लें, थोड़ा और टफ करते हैं ताकि दोनों में ही रफ्तार मिल जाए। इधर की तरफ ले लो, इधर की तरफ ले लो, तो भैया इसकी रफ्तार ले लो आप, इसकी रफ्तार भी मान लो कि 10 ही दे देते हैं आपको, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब करते हैं सेंटर ऑफ मास से पहले आपसे क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन। फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ये वाली रफ्तार को भी 10 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। ओ हो आप अच्छा एक काम को गौर करते हैं, ब्लॉक का मास भी ऐसा करते हैं, मतलब इसको 2 है तो इसको 3 kg कर लेता हूं ताकि 5 हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। अब ठीक है, सॉरी सवाल को मैं डेटा अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा। अब देखिए ये 2 kg, ये 3 kg, इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड, इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड। इधर की तरफ आपसे पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन निकालिए। मैंने कहा पहले सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से करते हैं, मस्त एकदम। अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी भी इतनी तेजी से हम लोग लिखते हैं, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, और म्यू मेरे लिए हो गया 2 × 3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 5, और वी रिलेटिव मैंने कहा 10 और 10 एक पे बैठ के देख लीजिए 20 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा इतनी। और जब ये पूरी की पूरी एनर्जी किसमें तब्दील हो जाए, तब ये पूरी की पूरी एनर्जी किसमें तब्दील हो जाए, काइनेटिक एनर्जी में, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में, तब मैक्सिमम इलॉन्गेशन मिलेगा। मैंने कहा क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ये आ गया आपका 100 हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। ये उड़ गया भाई साहब, ये उड़ गया आपका, ये उड़ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया है आपका
3 दूनी 6 और ये 6 चौक 24 और x मैक्स आपका आ गया है, x मैक्स आ गया है रूट ऑफ 24/5 मीटर। एक लाइन में एक और तरीके से सॉल्व करते हैं, एक और तरीके से, जैसे मान लो कि मैं इसको ग्राउंड से करूं तो ग्राउंड से क्या होगा, ग्राउंड से जब मान लिए कि इसकी रफ्तार v हो गई है, इधर इसकी रफ्तार भी v हो गई है, ओ हो वैसे जो है वैसे इधर होगी शायद, है ना, क्योंकि मैंने मान लिया कि दोनों की रफ्तार इधर है, किधर भी अपनी मर्जी है ना। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये था पहले 20 और ये था 30, यानी कि मैंने इधर को पॉजिटिव मान लिया है, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम यानी कि Pi इक्वल टू P फाइनल 20 और ये वाले को पॉजिटिव माना 30 माइनस 20 यानी इधर को पॉजिटिव माना है, तो क्या मिल गया मुझे 10 मिल गया इधर की तरफ। दैट मस्ट बी इक्वल टू, मैंने बाद की रफ्तार को भी इधर ही मान लिया, माय लाइफ माय रूल्स, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 2 इंटू वी हो गया 2v और 3 इंटू वी हो गया 5v, यहां से v की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, मैंने कहा एनर्जी कंजर्वेशन, अब क्या होगा एनर्जी कंजर्वेशन होगा। अगर एनर्जी कंजर्वेशन होगा, अगर एनर्जी कंजर्वेशन होगा तो क्या करेंगे भाई साहब, मैंने कहा पहले हुआ करता था काइनेटिक एनर्जी की कितना था, मैंने कहा 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या थी इनिशियली 0, काय को कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, दैट इज इक्वल टू, थोड़े से मैं टफ पढ़ा रहा हूं, मतलब मस्त जो पॉसिबल हो सकता है वो पढ़ रहे हैं, लल्लू कुल्लू सवाल नहीं कर रहे हैं, अच्छे सवाल कर रहे हैं, अपने यहाँ पे जाइए एडवांस की तैयारी करने आए हैं, ढंग की आईआईटीज में ढंग की ब्रांच में जाएंगे, चोमू टाइप का ब्रांच लेने के लिए बिल्कुल नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बाद में ये वाली कंडीशन पे जब ये वाला हाल है वो रखा है, यहाँ पे x मैक्सिमम है, ग्राउंड गैस में अपन बातें कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 2 इंटू रफ्तार क्या आ गई है 2 यानी कि 4 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस क्या आ जाएगा, मैंने कहा हाफ की x स्क्वायर यानी कि आपका 100 है वो x मैक्स का स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा यार, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आप तुरंत बोलेंगे भाई साहब क्या आएगा। अब आप ध्यान से देखिए तो किसको उड़ाना है, अपने को 100 को उड़ा देते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है तो रखते हैं कोई बात नहीं। ये हो गया 200, ये क्या हो गया है अच्छा ये 300, तो पूरा 500 लिखो ना यार, 500 दैट इज इक्वल टू, मैंने कहा ये हो गया है आपके लिए कितना, ये हो गया है आपके लिए 2 इंटू 4 हो गया 8 प्लस 4 किया 12 यानी कि हो गया है 20, यहाँ पे क्या था हाँ प्लस है ना, तो ये 8 प्लस 4 12 यानी कि 20 प्लस क्या आ गया है आपके लिए 100 x मैक्स का स्क्वायर। बस ध्यान रहे आज तो कैलकुलेशन एरर अकेले बहुत करता है, तो ये हो गया 480 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कट गया भाई साहब कितना आएगा हाँ 5 से काट दीजिए, तो ये 2 बार और ये 20 मतलब 5 किससे काट रहे हैं अपन, सॉरी 2 से काट रहे हैं, तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 24/5, पिछली बार में 24/5 आया था, ठीक है। तो x मैक्स की वैल्यू आपके लिए आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 24/5 है कि नहीं यार, है ना, मतलब निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ से और यहाँ दोनों से सेम आई है ना यार, तो आपके लिए कोई टफ है क्या सवाल को सॉल्व करना, ग्राउंड से भी कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास जिंदगी को आसान बनाता है, तुमने खुद ही ऑब्जर्व किया है सेंटर ऑफ मास चीजों को आसान बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा लगा अपने को भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। लोग बोलेंगे क्या इस सवाल को और टफ बनाया जा सकता है, मैंने कहा मैक्सिमम लॉग कितना आ रहा है, मैंने कहा 24/5 है, कुछ 5 के आसपास आएगा, उसका रूट दोगे तो आपसे कोई बोले कि फाइंड दी स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक, इसी में मैं एक सी पार्ट बनाता हूं, बी पार्ट यानी ये सवाल का ए पार्ट बता लीजिए, बी पार्ट में आपके लिए एक सवाल बनाता हूं, यहाँ पे आप खुद ट्राई कीजिए कि फाइंड दी स्पीड ऑफ both the blocks, find the speed of both the blocks when elongation in spring is, when elongation in spring is
इज, ये वैल्यू अगर आप मुझे ध्यान से बताओ तो मैं कोई ऐसी ना लिख दूं 10 मीटर, वो तो हो ही नहीं सकता ना। 24/5 जो है ये आपका 4 से बड़ा आएगा पक्का, मतलब 2, मतलब आपको तो मैं 1 मीटर तो बोल ही सकता हूं। आपको बोला जाए कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक व्हेन द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज 1 मीटर, क्योंकि ये 1 से बड़ा आएगा, इसमें गाइस की गारंटी है। तो अरे मैं इसी मैक्सिमम है तो इससे बड़ी वैल्यू तो बोल ही नहीं सकता ना चंपकलाल। तो 1 मीटर मैंने बोल दिया। जब 1 मीटर का इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में, तब बताइए कि दोनों ब्लॉकवा का रफ्तार क्या होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट। समझे आप सवाल को? ससुरा यहां से चीजें आपको टफ होती हुई दिखाई दे रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, डरने का नहीं, आराम से समझने का। अगर थोड़ा सा कुछ ऐसा लगे ऊपर से निकल रहा है, थोड़ा पीछे जाने का और देखने का, डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं। हम बेहतरीन किस्म के टफ सवाल बिल्कुल यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं। बुकलेट के सवाल आपसे ऐसे हो जाएंगे टक टक करते हो, इसकी गारंटी है। अब अगर आप ध्यान से देखिए और सारे सवाल एक आध सवाल में अटक जाओ तो हताश, परेशान, निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। टॉपर लोग भी यही एडवांस में फुल नंबर नहीं लाते हैं ना, आप तो बिल्कुल तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो बी पार्ट में हमें ये बोल दिया भाई जब इलोंगेशन जो है आपका मैक्सिमम इतना हो सकता है, लेकिन अगर 1 मीटर हो तब हमसे पूछे कि ये ब्लॉकवा की रफ्तार क्या होगी, अबे तो हम बोल देंगे उसमें क्या है, हम मान लेंगे रफ्तार क्या है, v1 एंड v2 है। रफ्तार क्या है, मान लूंगा कि मैं v1 एंड v2 है। जब इलोंगेशन 1 मीटर हुआ तब मैंने मान लिया कि ये जो 2 kg है, ये जो 2 kg है और ये जो आपका 3 kg है, मान लो कि इसकी रफ्तार v1 है और इसकी रफ्तार कुछ भी मान लो, मैंने दोनों को इधर मान लिया, माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। किसी भी पॉइंट पे क्या मैं हमेशा ये नहीं बोल सकता कि Pi = P फाइनल रहेगा। मैंने कहा रहेगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सिस्टम ले लें, यहाँ में फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सल फोर्स नहीं है, तो मैं Pi = P फाइनल बोल सकता हूं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो आप बोलेंगे लाला पहले हम माना कि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो ये क्या था, ये 20 था, ये क्या था 20 था, ये क्या हो जाएगा -30, दैट इज इक्वल टू 2 into v1 plus 3 into v2, इक्वेशन नंबर 1। एक और रिश्ते की जरूरत पड़ेगी, वो कहां से आएगा, मैंने कहा वो आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से। शुरू में क्या था, मैंने कहा 1/2 into 2 into 100 प्लस 1/2 into 3 into 100v² प्लस मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी 0। बाद में क्या होगा, मैंने कहा बाद में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये तो है काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 into 2 into v1 का स्क्वायर प्लस मैंने कहा दूसरे की आ जाएगी 1/2 into 3 into v2 का स्क्वायर प्लस मैंने कहा हाफ kx²। k की वैल्यू है 100 और x की वैल्यू है हमारे लिए, x की वैल्यू क्या है 1 मीटर है। 1 मीटर होगा तब का पूछा है। कितने रिश्ते हैं, 2 रिश्ते हैं। कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। क्या सॉल्व किया जा सकता है, मैंने कहा हाँ क्या सॉल्व किया जा सकता है, इनका बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। टफ सवाल हमने यहाँ पे बना दिया, डेटा मैंने अपनी मर्जी से यहाँ लिए, तो उसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करके बनाएंगे तो एक बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया क्या मैंने यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन किया है, मैंने कहा हाँ यहाँ पे EI = E फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और भंडार की से इस सवाल को अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर डाला है। मुझे लगता है कि और क्या दोनों का ही रफ्तार देती है। मान लीजिए कि इधर इसकी रफ्तार उधर देता तो रिलेटिव कैसे निकाल, मान लो कि इसी वाले सवाल में इधर देता 5 तो क्या होता, अबे रिलेटिव जो है 10 - 5 आ जाती है ना, और वैसे ही 5 आएगी -5 है, हमें तो स्पीड निकाल के मतलब उसका स्क्वायर करना, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, डायरेक्शन का कोई उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं। अब मेरे को जो लगता है कि हमने जो कवर किया है इसको अगर अपन ध्यान से देखें, कुछ अलग टाइप का सवाल अपन कर देते हैं। कुछ सवाल तो खूब सारे पॉसिबल, टाइम कितना है अपने पास 2 and 152। मान लो कि मैं ऐसा कुछ करूं, ये 2 kg और इसको मैंने कर दिया 1 kg, है ना। वेराइटी 1 में रफ्तार दे रहा था, मैं क्या दे रहा था, रफ्तार दे रहा था दोनों ब्लॉक की, स्प्रिंग का वैल्यू दे रहा था, स्प्रिंग कांस्टेंट आपसे पूछा था, मैक्सिमम इलोंगेशन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन। मतलब हम करने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक पे पूरी पीएचडी, हम क्या करने वाले हैं, स्प्रिंग ब्लॉक पे पूरी पीएचडी हम लोग करने वाले हैं। तो अब मैं दूसरी वैरायटी का सवाल आपसे पूछ रहा हूं
कि ये 2 kg है, ये 1 kg है और इस पर की रफ्तार आपको देगी 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी रफ्तार क्या दी है? 15 मीटर पर सेकेंड। आसानी के लिए पहले सवाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसकी कोई रफ्तार नहीं है इनिशियली क्या है? कोई रफ्तार नहीं है। के की वैल्यू आप जो भी रखना है वो रख दीजिए। आपसे पूछा गया कि नाम मान लीजिए इसका नाम अनीता है, इसका नाम क्या है? अनीता है। इसका नाम बबीता, ब्लॉक वे का नाम है। अच्छा ठीक, ब्लॉक के नाम ऐसे कैसे होगी? राम से हम कुछ भी मान लीजिए। 2 kg 1 kg के ये ब्लॉक ए एंड बी। आपसे पूछा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। वैरायटी नंबर 2। वैरायटी नंबर 2 में मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन नहीं पूछा है ना। आपसे पूछा कि ये ब्लॉक जो है इनकी मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड क्या होगी। इनकी मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड क्या होगी। ये जो ब्लॉक है, पहले मैं बता रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा टफ पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो इसलिए डरे नहीं, हताश नहीं हो, परेशान नहीं हो। मैं एक और काम कर सकता हूं कि मैं टफ सवाल ना लेके आगे बढ़ जाऊं, लेकिन ऐसा अपन करने वाले नहीं है। अपन हालात और परिस्थितियों से लड़ने वाले लोग हैं, उससे भागने वाले लोगों में से नहीं है। तो टफ सवाल है, डरना तो कतई जरूरत नहीं। आपसे पूछा गया कि भैया ये जो है थोड़ा सा टफ है यहाँ पे कि 2a और b आपको दिया गया। आपको बोला कि इसकी रफ्तार 15 मीटर पर सेकेंड है शुरू में, कि आपको दिया हुआ इसकी कोई रफ्तार नहीं है। अभी मूव तो करेंगे क्योंकि स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि 2 kg और 1 kg की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, क्योंकि ये कुछ करते हुए रहेंगे। और इसकी मिनिमम स्पीड क्या होगी। ये मस्त काम करेंगे रे भाई लोग, ये दोनों मस्त काम करेंगे। मैं बताऊं कैसा मस्त काम करेंगे ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मतलब HSM का ज्ञान आपको होना चाहिए सवाल को फील करने के लिए, लेकिन अभी बिल्कुल इसको देखते रहें, जैसा मास्टर बता रहा वैसा देखते रहें। फिर HSM वगैरह पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, तो मैं इधर की तरफ जा रहा हूं और वेलोसिटी ऑफ जो सेंटर ऑफ मास है वो मेरे लिए आ जाएगी 1 × 0 प्लस 2 × 15 डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपके लिए 3 किलो, यानी कि 5 और 10 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ। यानी कि मैं जब सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं तो मैं हमेशा इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड जाऊं। मुझे कोई मतलब नहीं है ब्लॉक की रफ्तार कितनी है, वो अपने आप इस तरह से एडजस्ट होगी कि नेट रिजल्ट है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की हर मूवमेंट में वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ ही आएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की रफ्तार में परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, और इस पूरे को सिस्टम लोग हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सरफेस स्मूथ है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई सब, बहुत ही खूबसूरत। हो अब आप ध्यान से देखो तो मैं जो सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ हूं, थोड़ा सा आराम से देखिए, पानी वानी पी लीजिए। मैं आपको चाहता हूं कि एक बार में समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं, मैं उधर 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं जा रहा हूं। मुझे क्या लग रहा है कि अपन तो चिल्ले भाई साहब, अपन किधर ही नहीं जा रहा, अपन बैठा है। और ये जो पहले रुका हुआ था, ये जो है, ये मतलब जो ये भाई साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, जैसे मुझे क्या लगेगा शुरू में जस्ट t = 0 स्टार्टिंग में मुझे क्या लगेगा कि मैं तो रुका हूं, ये भी रुका हुआ है ग्राउंड रिलेशन। मुझे लगेगा कि ये मेरी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मुझे ऐसा लगेगा। किसको? मुझे। मैं कहा हूं COM, और ये जो 10-15 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा था, ये मुझे क्या लगेगा पता है कि भाई 15 से तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ रहा, मैं उधर जा रहा था 10 से, मैं उधर 10 से जा रहा था, है ना। कितना आ गया? 15/10 आ गया। ये है आपका 1 kg और ये है आपका 2 kg, है ना। तो मुझे क्या लगेगा कि भाई मैंने अपनी रफ्तार को उधर करके दिया, तो ये इधर कैसे आ रहा है? मैंने कहा ये मेरी तरफ आ रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार शुरू में, है ना। क्या हमेशा ये 5 ही रहेगा, ये 10 रहेगा? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो लग रहा होगा उन पे, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो ये t = 0 पे स्प्रिंग में फोर्स क्या था? 0। यहाँ पे स्प्रिंग में फोर्स क्या था? 0। एक मिनट, HSM जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसको कुछ आइडिया नहीं है, थोड़ा टफ लग सकता है, इसलिए परेशान नहीं हो, आप सवाल को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा सवाल है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे कोई फोर्स नहीं था t = 0 पे, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ में थी, ठीक ही नहीं थी ना लाला, थी ना।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये मीन पोजीशन पे थी और इधर की तरफ आ रही है। ये कहाँ है? मैंने कहा ये भी मीन पोजीशन पे है, उधर की तरफ जा रही है। ये मीन पोजीशन पे है, उधर की तरफ जा रही है। ये मीन पोजीशन है, उधर पे आ रही है। ओहो, ये इधर की तरफ आती रहेगी, कंप्रेस करती रहेगी, ये इधर की तरफ आती रहेगी, कंप्रेस करती रहेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि ये इधर की तरफ x1 आई, मैक्सिमम x1 आ गई, और ये इधर की तरफ क्या आ गई है? x2 आ गई है। और ये दोनों एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे एक साथ आएंगे, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होगा इन दोनों के एचएसएम का वो सेम होगा दोनों के लिए। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे वो अपन बात कर देंगे। टाइम पीरियड एचएसएम में जब बात करते हैं तो t = 2π√m/k आता है। यहाँ पे k की जगह रिड्यूस मास आ जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। 1 मिनट, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे एचएसएम में? इमोशनल हो गया क्या? नहीं। मास्टर क्यों बता रहा है? अबे बता रहा है कि एक वैरायटी का सवाल बन सकता है, जस्ट ऐसे ही बताने के लिए। मान ले उसकी बात की दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो एक पार्टिकल एचएसएम कर रहा है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? t/4, कैपिटल टाइम t/4। टिक 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 टिक, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ ना यार। मीन पोजीशन, टिक, एक्सट्रीम, वापस मीन, एक्सट्रीम, वापस मीन, है ना? एक बार मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगा? कैपिटल t/4। तो ये दोनों ही अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक साथ आएंगे, और यही आपका अब इस वाले केस में आपको क्या मिला है? मैक्सिमम कंप्रेशन में मिला ना यार। और जब ये एक साथ वापस उधर की तरफ जाएंगे, मीन पोजीशन से इधर की तरफ x1, ये मीन पोजीशन से इधर की तरफ x1, तो आपको क्या मिला? x मैक्स या x मिनिमम जो भी आ रहा है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन क्या होगा? वो x1 प्लस x2 का सम होगा। वो क्या होगा? x1 प्लस x2 का सम होगा। मैंने कहा ये तो आपने फील्ड की बात करी, ये तो फील्ड की। मुझे क्या लग रहा, मैं रुका हुआ भाई साहब, मैं रुका हुआ और ये वाला जो ब्लॉक है कौन है? मैं आपको पहले फील करवाना चाह रहा हूं, सवाल तो हो जाएगा। ये वाला ब्लॉक है आपका कितना? 1 kg का। ये वाला क्या है? 2 kg का। मैं रुका हुआ हूं, मुझे ऐसा लग रहा और ये मेरी तरफ आ रहा है। कौन आ रहा है? शुरू में t = 0 पे ये मेरी तरफ आ रहा है, कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और ये 5 मीटर पर सेकंड की। मैं रुका हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रेस्पेक्ट में यही है कि ये क्या कर रहे हैं? एचएसएम कर रहे हैं। x1 x2 रुक गए, वापस मीन पे गए। उसकी 5 होगी उधर की तरफ, इसकी मीन पोजीशन पे होगी 10। थोड़ा सा एचएसएम का नॉलेज होगा तो ये उधर जाएगा, फिर वो x1 उधर और x2 उधर। मैं रुका हुआ भाई साहब, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टिक 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 टिक। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? x2 है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? x1 है। टक 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 कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। अपन रुके हुए, अपन सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने को ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है कि तुम नहीं रुके हुए बे, तुम तो खुद ही उधर जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से। तो उससे क्या लगेगा? उसे ये लगेगा कि मैं उधर जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, और ये लोग ऐसे कर रहे हैं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसा फील आएगा आपको। टिक टिक डिगड़ी डीडी डीडी डीडी। इधर जाते हुए इधर कौन जा रहा है? सेंटर ऑफ मास भी जा रहा है, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये लोग ऐसे ऐसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा टफ सवाल है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी टाइम पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या होगी? किसी भी टाइम पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या होगी? मैंने कहा देख, मैं खुद तो उधर ही जा रहा हूं, है ना, और मेरे रेस्पेक्ट में ये इधर आ रहा है। ये 10 से आएगा, यहां मिनिमम 0 हो जाएगा। जब इधर वाले पॉइंट पे जाएगा तब ये 10 से इधर जा रहा होगा, ये वाले पॉइंट पे आएगा 0 आ जाएगा। ये मेरे रेस्पेक्ट में बातें हैं, मेरे रेस्पेक्ट में 10 से 0 हो गया, उधर गया, वापस गया, तब 10 उधर हो गया, फिर इधर 0 हो गया। मैंने कहा मैक्सिमम निकालनी होगी, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये 10 से इधर जा रहा होगा, 10 से मेरे रेस्पेक्ट में 10 से उधर मैक्सिमम जा रहा होगा। अपनी रफ्तार भी तो ऐड करूंगा तभी तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है, इसकी इधर की तरफ हो सकती है 10 + 10 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम रफ्तार हो सकती है। एक बार पुनः आराम से देखिए। और मिनिमम क्या हो सकती है? मिनिमम की ये मेरी तरफ आ रहा हो 10 से, मेरी तरफ क्या आ रहा हो? यहां मतलब जो है यहाँ 10 से आ रहा है, और मैं खुद कैसे जा रहा हूं? उधर की तरफ। मैं खुद उधर की तरफ जा रहा हूं, कितने से? 10 से। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हुआ भाई साहब? 10 - 10, यानी कि मिनिमम आपके लिए 0 आ गई है, मैक्सिमम आपके लिए 20 आ जाएगी। यानी कि इसकी जो रफ्तार होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अरे भैया ये हम 10 से जा रहे हैं और ये वापस उधर 10 से आ रहा है, इसका मतलब ये 10 से मेरे रेस्पेक्ट में आ रहा, तो मैंने अपनी ऐड करूंगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो रुका हुआ है ना यार।
एक पल के लिए वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुक जाएगा। मैंने कहा अच्छा, तो अगर आप 1 kg वाले की बात करें, बबीता बी वाले ब्लॉक की बात करें, तो इसका मैक्स जो स्पीड आ सकता है वो आएगा आपके लिए 20 मीटर पर सेकेंड, और मिनिमम स्पीड क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ये कहां है, ये सारी बातें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं अपन, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आओ बात करते हैं ए वाले की, आओ बात करते हैं ए वाले की। ए क्या है, 2 kg का एक टफ सवाल ले लिया मैंने, आपको परेशान करने का इरादा तो नहीं था लेकिन कर दिया ऐसे ही, कोई बात नहीं। अभी मेरे 5 से और मैं खुद उधर जा रहा हूं 10 से, ये 5 से, ये 10 से, 5 से 10 से, दोनों मैं अपनी रफ्तार को एज इट इज दूंगा इसको। अरे आंकी नहीं यार, ऐड करेंगे ना भैया। वेलोसिटी ऑफ ये, जैसे ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ये ए है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड कर दो, तो विद रिस्पेक्ट टू 5 जा रहा है उसमें ये ऐड कर दो, तो कितना हुआ 15 हुआ ना भाई, 15 5 प्लस 5 प्लस 10, मैक्सिमम 15 हो सकता है, मैक्सिमम 15 हो सकता है। मैंने कहा ये 5 की बजाय क्या जाएगा, 4 से जाएगा, 14 13 12, मिनिमम ये यहाँ पे 0 हो गया, मैंने कहा तब 10 वापस आ रहा होगा, 1 हो गया तो 10 माइनस 1 9 उधर की तरफ। वापस आते आते इसकी मैक्सिमम स्पीड इधर की तरफ क्या हो सकती है, मैक्सिमम 5 हो सकती है, 10 उधर है तो 5 इधर और 10 उधर का रिजल्टेंट क्या होगा, मैंने कहा 5 उधर की तरफ। मिनिमम इसकी 5 ही हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है 5 ही हो सकती है। जब ये 5 से इधर जा रहा होगा और इसको सेंटर ऑफ मास ने 10 दिया होगा इधर, तब 5 उधर की तरफ आएगा, यानी कि -5 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी मैक्स आ जाएगी स्पीड, ये मैक्स स्पीड आ जाएगी, ये आपके लिए क्या आ जाएगी, मिनिमम स्पीड आ जाएगी, किधर की तरफ, उधर की तरफ, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये इधर की तरफ जा रहा होगा। मैक्सिमम 20 से मिनिमम एक पल के लिए रुका हुआ दिखाई दे सकता है। ये 5 से लेके 15 के बीच में, मिनिमम 5 से लेके मैक्सिमम 15 के बीच में वेरी करेगा इसका स्पीड। मैं 1-2 सवाल इस पे और करवाना चाह रहा हूं ताकि ये आपके भेजे में अच्छे से उतर जाए। आज का टाइम जो है हमारे पास 1 घंटा होने को आ रहा है, परेशानी हम स्प्रिंग ब्लॉक में पूरी पीएचडी करेंगे। वेराइटी नंबर 2 है, जो बी टाइप की वेराइटी की बात कर रहे हैं। पहली वेराइटी में दोनों का रफ्तार वगैरह दिया जाए और आपसे बोला जाए कि मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन क्या होगा। दूसरी वेराइटी में आपको बोले कि स्पीड दे दी और बोला कि इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनकी मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड क्या होगी। तीसरी वेराइटी में भी बताएंगे कि और इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन वगैरह क्या होगा, फोर्स लगा देंगे, इधर रफ्तार भी देंगे और फोर्स भी लगा देंगे, है ना। अभी तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे ना, नेक्स्ट वाली क्लास में उसको भी लगा देंगे, उससे टफ तो फिर मार्केट में कुछ पॉसिबल ही नहीं है। खैर अभी आपकी उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। इसके लिए ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का नॉलेज चाहिए, ये मैं बता रहा हूं और मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। तो अगर आपको प्रायर नॉलेज है, मतलब 11वीं वालों को बिल्कुल भी नहीं, 13 वालों को अगर थोड़ा सा नॉलेज है तब ये ठीक है, वरना इस सवाल को स्किप कर सकते हैं। लेकिन मजा बहुत आ रहा है इस सवाल में। ये सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ जा रहा है और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो ऐसे कर रहा है, तो बहुत बेहतरीन किस्म के पैराग्राफ वाले सवाल इस पे बनाए जा सकते हैं। टफ वैरायटी के परेशान होने की कभी जरूरत नहीं है, सिमिलर टाइप का सवाल करेंगे, डेटा चेंज करके एक, ताकि ये समझ में आ जाए। फिर एक और वैरायटी का सवाल देखेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे कुछ और, मतलब स्प्रिंग ब्लॉक के सवाल, और फिर अपन नेक्स्ट वाली क्लास में शुरू कर देंगे इंपल्स। उम्मीद है कि आज की क्लास में कुछ बातें आपको समझ में आई होगी। कुछ थोड़ी सी टफ लगी तो फिर से उसको एक बार देखने का। अगर आप ये वाले पार्ट को अच्छे से कर रहे हैं ना, तो आप बेहतरीन टफ सवाल जो मैकेनिक्स के बनाए जा सकते हैं, उनको डील करने की कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, है ना। बाकी आप परेशान कतई नहीं होने का, समझ में नहीं आए तो एक बार शांत मन से धैर्य के साथ दोबारा से देखने का, दोस्त लोगों से पूछने का, मास्टर से बात करने का, और बाकी स्ट्रेस फ्री रहने का। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।